नमस्कार। और इस नए एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो सीधे तौर पर हमारी और सबकी जिंदगी से जुड़ा है, हमारी रोजमर्रा की थाली। आज हम डेटा, ऑडिट्स और हालिया इन्वेस्टिगेशंस की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारे खाने के पीछे की असली सच्चाई क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बहुत ही अहम विषय को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 1, द स्लो पॉइजन रियलिटी। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या हमारा रोजमर्रा का खाना वाकई सुरक्षित है? हम लोग अक्सर ये मान लेते हैं कि ग्रोसरी स्टोर से लाया गया कोई भी पैकेट या किसी बड़े ब्रांड का नाम अपने आप में शुद्धता की गारंटी है ना? लेकिन अभी हाल ही में जो टेस्टिंग और रिपोर्ट्स आई हैं, उन्होंने इस भरोसे को पूरी तरह से हिला कर रख दिया है। सोर्स मटेरियल से ली गई इस वार्निंग को ही देख लीजिए। एक धीमा जहर, हमारे रोजमर्रा के भोजन में छुपी एक खामोश महामारी। ये कोई बड़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। खाने में मिलावट कोई एक दिन का इशू नहीं रह गया है। ये प्रैक्टिकली एक ऐसी छुपी हुई महामारी बन चुकी है जो बहुत ही खामोशी से, लिटरली हर एक निवाले के साथ हमारी हेल्थ को भारी नुकसान पहुंचा रही है। सेक्शन 2, फेक फूड इन डेली डाइट्स। आइए देखते हैं कि ये धोखा हमारे किचन तक कैसे पहुंचा है। अब जरा इस डेटा को देखिए। दूध में मिलने वाले कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का लेवल समझना बहुत जरूरी है। FSSAI के हिसाब से जो सेफ लिमिट है ना, वो सिर्फ 10 CFU प्रति मिलीलीटर है, सिर्फ 10। लेकिन शॉकिंग बात पता है क्या है? अमूल गोल्ड में ये लेवल 25 निकला और अमूल ताज़ा में तो ध्यान से सुनिए, ये आंकड़ा 980 तक पहुंच गया है। सोचिए, देश के सबसे बड़े और भरोसेमंद ब्रांड्स भी इस सेफ बैक्टीरिया लिमिट को किस बड़े पैमाने पर क्रॉस कर रहे हैं। और पता है, ये क्राइसिस सिर्फ दूध तक लिमिटेड नहीं है। नोएडा में अभी एक रीसेंट सर्वे हुआ था जहां पनीर के 83% सैंपल्स फेल हो गए। 83%। जिस चीज को हम हेल्थ और प्रोटीन के लिए खाते हैं, उसकी जगह मार्केट में सिंथेटिक या एनालॉग पनीर बेचा जा रहा है। और इसमें क्या मिलाया जा रहा है? यूरिया, डिटर्जेंट, पाम ऑयल और यहां तक कि सल्फ्यूरिक एसिड मतलब तेजाब। ये सारे खतरनाक केमिकल्स इसमें यूज हो रहे हैं। ये बात सच में परेशान करने वाली है। आगे बढ़ते हैं। एक रूल ऑफ थंब बन गया है कि आंखों को जो चीज जितनी अट्रैक्टिव लगती है, वो उतनी ही खतरनाक हो सकती है। जैसे कॉटन कैंडी या सड़क किनारे मिलने वाली चाय का वो डार्क एकदम वाइब्रेंट रंग। दरअसल ये रोडामाइन बी जैसे टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स का नतीजा होता है। बेसिकली जिन केमिकल से कपड़े और जूते रंगे जाते हैं, ये सीधे तौर पर कैंसर का कारण बन सकते हैं। बाहर से अट्रैक्टिव दिखने वाले स्ट्रीट फूड और इस क्लिनिकल रियलिटी के बीच का ये जो अंतर है ना, ये सच में डरा देने वाला है। सेक्शन 3, ग्लोबल बैन और ब्रांड इल्यूजन्स। चलिए देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पर क्या हो रहा है। अगर हम एक्सपोर्ट के आंकड़ों का एनालिसिस करें तो समझ आएगा कि ग्लोबल लेवल पर हमारे प्रोडक्ट्स कितने बड़े पैमाने पर रिजेक्ट हो रहे हैं। हांगकांग और सिंगापुर ने इंडिया के सबसे बड़े मसाला ब्रांड्स MDH और एवरेस्ट को एथिलीन ऑक्साइड नाम के कैंसर पैदा करने वाले पेस्टिसाइड की वजह से बैन कर दिया। यूरोपियन यूनियन ने तो पिछले कुछ सालों में लगभग 527 इंडियन प्रोडक्ट्स को इन्हीं कैंसर कॉजिंग केमिकल्स की वजह से रिजेक्ट किया है। और तो और 2014 में फलों के राजा अल्फांसो आम पर भी फ्रूट फ्लाइज यानी मक्खियों के इन्फेक्शन की वजह से यूरोप में बैन लग गया था। ये इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट की तरह है। इसके साथ ही ना मल्टीनेशनल कंपनियों के डबल स्टैंडर्ड्स भी बिल्कुल साफ नजर आते हैं। उदाहरण के लिए नेस्ले का जो सेरेलैक इंडिया में छोटे बच्चों को बेचा जाता है, उसमें अलग से चीनी यानी एडेड शुगर मिलाई जाती है। लेकिन एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट जब यूरोप में बेचा जाता है तो उसमें 0 एडेड शुगर होती है। सोर्स मटेरियल बिल्कुल क्लियरली दिखाता है कि कैसे ये बड़े ब्रांड्स लोकल लेवल पर मौजूद ढीले नियमों का पूरा फायदा उठाते हैं और एक ही प्रोडक्ट का अनहेल्दी वर्जन हम इंडियन कंज्यूमर्स को बेच देते हैं। सेक्शन 4, द FSSAI सिस्टम फेलियर। यहाँ हम अपने रेगुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे। थोड़ा हिस्ट्री में पीछे चलते हैं। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलावट के लिए बहुत सख्त जुर्माने तय थे। फिर 14वीं शताब्दी में खिलजी के टाइम पे इसके लिए फिजिकली गंभीर सजा दी जाती थी। लेकिन जब 19वीं सदी आई, ब्रिटिश काल के दौरान, तो कानून बहुत भेदभावपूर्ण और ढीले हो गए, क्योंकि उनके लिए ये जगह सिर्फ एक डंपिंग ग्राउंड थी। और इस लंबे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद आखिरकार 2006 में मॉडर्न फूड सेफ्टी को रेगुलेट करने के लिए FSSAI बनाया गया। लेकिन अब सवाल ये है कि FSSAI काम कैसा कर रहा है? 2017 की ऑफिशियल कैग ऑडिट रिपोर्ट ने इस पूरे सिस्टम की असलियत दिखा दी। रिपोर्ट के मुताबिक FSSAI ने बिना किसी फिजिकल इंस्पेक्शन के ही बिजनेसेस को सेफ्टी लाइसेंस बांट दिए। और तो और उनकी लैब्स में मॉडर्न टेस्टिंग इक्विपमेंट तक नहीं थे।
ये फैक्ट्स सिस्टम के अंदर बैठे इंस्टीट्यूशंस की इनकम्पिटेंस को निष्पक्ष रूप से सामने रखते हैं। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, आधे अधूरे नहीं, पूरे 38,000। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये सिर्फ एक साल यानी 2022-23 में देश भर में रिकॉर्ड किए गए फूड अडल्ट्रेशन यानी खाने में मिलावट के कुल केसेस का आंकड़ा है। एक साल में इतने केसेस, ये दिखाता है कि ये प्रॉब्लम ग्राउंड लेवल पर कितनी मैसिव हो चुकी है। लेकिन उन 38,000 केसेस में से सजा कितनों को मिली? सिर्फ 517। नंबर सुनने में भी अजीब लगता है ना, 38,000 मामले और सजा सिर्फ 517 लोगों को। ये शॉकिंगली लो नंबर हमें बताता है कि इतने सारे मामले पकड़े जाने के बावजूद दोषियों को सजा मिलने का जो रेट है वो लगभग 0 के बराबर है। अगर इसकी तुलना हम दूसरी कंट्रीज से करें तो डिफरेंस और भी चुभने वाला है। इंडिया में मिलावट के लिए पेनल्टीज बहुत माइनर है और आसानी से बेल मिल जाती है। उसके ठीक ऑपोजिट 2008 में जब चीन में दूध में मिलावट का बड़ा केस सामने आया था तो वहां के दोषियों को तुरंत और एक्सट्रीम सजा दी गई, यहां तक कि डेथ पेनल्टी भी। सजा का डर ना होना बेसिकली हमारे सिस्टम की जवाबदेही में कमी का एक बहुत बड़ा कारण है। वैसे असली जवाबदेही कैसी होनी चाहिए, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जापान का पॉजिटिव लिस्ट सिस्टम। ये एक ऐसा स्ट्रिक्ट फ्रेमवर्क है जिसमें 800 से ज्यादा सेफ पेस्टिसाइड्स की प्रॉपर लिस्ट बनी हुई है। अगर किसी फूड प्रोडक्ट में इन स्टैंडर्ड्स का 1%, सिर्फ 1% भी डेविएशन मिलता है ना, तो पूरा का पूरा प्रोडक्ट तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये क्लियर करता है कि एक हाईली फंक्शनल और अकाउंटेबल फूड सेफ्टी सिस्टम एक्चुअल में कैसा होता है। सेक्शन 5, हाउ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। अब बात करते हैं कि हम आखिर क्या कर सकते हैं। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं। एक स्मार्ट कंज्यूमर बनने के लिए हमें खुद जिम्मेदारी लेनी होगी और न्यूट्रिशन लेबल्स पढ़ना सीखना पड़ेगा। पहला स्टेप, पैकेट पे एग्जैक्ट सर्विंग साइज जरूर चेक कीजिए। दूसरा, माल्टोडेक्स्ट्रिन या डेक्सट्रोज जैसे नाम ढूंढिए, ये बेसिकली हिडन शुगर होते हैं। और तीसरा, जिन प्रोडक्ट्स में सैचुरेटेड या ट्रांस फैट ज्यादा हो उन्हें अपने कार्ट में मत डालिए। मार्केटिंग के बड़े बड़े दावों को इग्नोर करके लेबल्स को सही से पढ़ना ही सेफ्टी का पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। लेकिन सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं है, एक्शन लेना भी उतना ही जरूरी है। अगर कोई खाना एक्सपायर हो चुका है या उसमें से अजीब सी स्मेल आ रही है तो उसे ऐसे ही डस्टबिन में मत फेंकिए। उसकी कंप्लेंट डायरेक्टली FSSAI की वेबसाइट पर या फिर नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर कॉल करके दर्ज कराइए। हमारा सिस्टम तभी इफेक्टिवली काम करेगा जब हम सभी कंज्यूमर्स एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे और अपनी सेफ्टी की डिमांड करेंगे। और इसके साथ हम आते हैं एक बहुत ही प्रोवोक करने वाले सवाल पर। अगर सिस्टम हमारी थाली को सुरक्षित नहीं रख पा रहा है तो क्या हम खुद आगे आकर इसे सुरक्षित करेंगे? आज हमने जो भी डिटेल्स देखी हैं वो परेशान जरूर करती हैं, लेकिन साथ ही हमें एम्पावर भी करती हैं, क्योंकि सही जानकारी ही हमारा सबसे बड़ा टूल है। हमें अपनी फूड चॉइसेस को लेकर और भी ज्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा और सवाल पूछना शुरू करना होगा। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे से अपने भोजन के प्रति थोड़ा और सतर्क रहें।